CH104 इदिका ने फंसाया आयशा को अपने जाल में। इदिका माहिर और आयशा के रिश्ते में दरार डालना चाहती थी और उसने ऐसा कर दिया था। आयशा और माहिर दोनों ही एक दूसरे को धमकी दे रहे थे ताकि उनमें से कोई भी मुंह ना खोले। आयशा और माहिर के रिश्ते के बीच दरार आते ही इदिका ने क्रिस्टल को मैसेज करके माहिर को अरेस्ट करने को कहा। वहीं माहिर से बात करने के बाद आयशा अंदर आई तो वो आकाश को समझा रही थी कि वो इदिका को राजवंश विला में ना रखें ताकि उनकी कंपनी पर बात ना आए। आयशा ने आकाश से शांत स्वर में कहा, अभी मैं बाहर गई थी तब मैंने राजवंश एम्पायर के स्टॉक्स चेक किए थे और उनमें गिरावट देखी जा रही है। अगर लोगों को पता चल गया कि आप इदिका की हेल्प कर रही हैं तो कंपनी को और बड़ा नुकसान होगा। क्या आप ऐसी लड़की के लिए राजवंश एम्पायर को खतरे में डालेंगे मिस्टर राजवंश? आकाश ने आयशा को देखकर सिर हिलाया। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं था पर उसके चेहरे पर वही ना दिखने वाली एक छोटी सी स्माइल थी। आयशा का साथ देते हुए नक्श ने कहा, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है चाचू। राजवंश एम्पायर के हेड इस वक्त आप हैं और कंपनी के साथ कुछ भी होता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। दादू इसके लिए आपको माफ नहीं करेंगे। यहाँ नक्श का दादू से मतलब आकाश के डैड प्रशांत राजवंश से था। आकाश के बाद आयशा ने इदिका से कहा, मैं जानती हूँ कि अब तुम अपने उस किराए के घर में नहीं जा सकती हो पर तुम मेरे साथ हमारे घर चलो। पहले ही सबको पता चल गया है कि सिंघानिया फैमिली के तुम्हारे साथ कुछ रिलेशन है। हम लोग तो पहले ही आगे आ गए हैं लेकिन राजवंश फैमिली को इन सब में मत घसीटो। इदिका प्लीज थोड़ा समझदार बनो। नक्श ने इदिका पर ताना मारते हुए कहा, तुम कितनी समझदार हो आयशा। इसी वजह से तुम मुझे पसंद हो, न कि उन लोगों की तरह जिसे राजवंश फैमिली के किसी न किसी मर्द के साथ रिश्ता रखना होता है। नक्श सीधे सीधे इदिका के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा था। कोई और बोले या ना बोले लेकिन वसुधा ने तेज आवाज में सख्ती से कहा, जुबान संभाल के बात करो। ये इस घर की बहू है। इसके ऊपर कोई भी गुनाह अभी साबित नहीं हुआ है और ये पुलिस का काम है। तुम दोनों होते कौन हो इस पर इल्जाम लगाने वाले और कौन यहाँ कैसा है इसके बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। बोलते हुए उन्होंने गुस्से से आयशा की तरफ देखा। आयशा ने वसुधा को समझाते हुए कहा, ठीक है दादी, अब तक कुछ साबित नहीं हुआ होगा लेकिन फिलहाल के लिए लोगों के लिए वही क्रिमिनल है। जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता तब तक उसे ये सब सहना पड़ेगा। अचानक इदिका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। इदिका के हाथ में उसका मोबाइल था। उसने आयशा की तरफ देखकर उसी अंदाज में कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अभी अभी तुमने मामला साफ होने की बात कर रही थी और देखो मेरा नाम साफ हो भी गया। असली क्रिमिनल पकड़ा गया है। इदिका ने अपना मोबाइल आयशा के हाथ में दे दिया ताकि वो देख सके। अभी अभी एक लेटेस्ट पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें माहिर को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो पिक्चर देखते ही आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया था। इदिका ने भी नहीं सोचा था कि क्रिस्टल इतना जल्दी एक्शन ले लेगी। एक्चुअली जब इदिका ने माहिर का नाम बताया था उसके बाद ही क्रिस्टल ने उसके अरेस्ट की पूरी तैयारी करवा ली थी। उसने जानबूझकर माहिर को रिपोर्टर्स के सामने अरेस्ट करवाया ताकि ये न्यूज जल्द से जल्द बाहर निकल जाए कि माहिर ही असली कातिल है। जब पुलिस और उनके पीछे रिपोर्टर्स माहिर को अरेस्ट करने के लिए हॉस्टल में पहुंचे तब मालविका उसे भला बुरा कह रही थी। मालविका रोते हुए चिल्लाकर बोल रही थी, कैसा एहसान फरामोश बेटा है। उसने तेरे लिए इतना सब कुछ किया और तूने उसकी ही कातिल के पक्ष में बयान दिया है। अरे वो लड़की मनहूस है, वो जेल में सड़ना डिजर्व करती है। एक बात याद रखना, मैं तुझे गवाही देने के लिए कभी नहीं जाने दूंगी। उस लड़की को सजा मिलकर रहेगी। माहिर को सुनाते हुए वो उसे मारने लगी। एक लड़का होने के बावजूद माहिर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मालविका से बच सके। ऊपर से वो स्टूडेंट्स से घिरा हुआ था। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची माहिर जल्दी से दौड़कर उनके पास गया और चिल्लाकर बोला, इंस्पेक्टर प्लीज इस पागल औरत से मुझे बचाइए। ये मेरे डैड की बहन है और मुझे बेवजह मारे जा रही है। इंस्पेक्टर माधव ने उसकी तरफ सख्ती से देखा और कहा, आपको अपने पिता की हत्या के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप हमारी जांच में हमारा सहयोग करेंगे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मालविका और उसके आसपास के रिपोर्टर हक्के बक्के रह गए। रिपोर्टर्स ने जल्दी से अपना कैमरा उठाया और उन्हें शूट करने लगे। रिपोर्टर्स जल्दी जल्दी उन्हें सवाल करने लगे। इंस्पेक्टर, मेन सस्पेक्ट तो इदिका सिंघानिया थी, फिर आप इसे पकड़कर क्यों लेकर जा रही हैं? आप उसे अरेस्ट कीजिए ना जो पैसों के दम पर बाहर खुली हवा में सांस ले रही है। रिपोर्टर ने अपना माइक इंस्पेक्टर की तरफ करके कहा। मालविका भी चिल्लाकर बोली, हाँ उस इदिका को अरेस्ट कीजिए। उसी ने मेरे भाई को मारा है, उसे फांसी की सजा दो, वो इसी के लायक है। रिपोर्टर्स इंस्पेक्टर को अलग अलग सवाल पूछने लगे। इससे वो फंस गया था। हालांकि उसे खुले में स्टेटमेंट देने की इजाजत नहीं थी। फिर भी अपने सीनियर से परमिशन लेने के बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा, देखिए इदिका सिंघानिया बेगुनाह है और उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है। फिलहाल हमें इन्हीं के खिलाफ सबूत मिले हैं। उम्मीद है कि आप पुलिस के काम में रुकावट पैदा नहीं करेंगे। वही राजवंश विला के अंदर जब ये न्यूज आयशा ने देखी तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। ये उसने कभी प्लान नहीं किया था। नक्श को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने आकर से कहा, देखा आपने, अभी भी रिपोर्टर्स यही कह रहे हैं कि इस केस में हमारा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इदिका को छोड़ दिया गया है। क्या अभी भी आप ये नहीं मानेंगे कि इसकी वजह से बात हमारी फैमिली और बिजनेस पर आ रही है? क्या तुमने सोचा है कि माहिर को अरेस्ट क्यों किया गया है जबकि मिस सिंघानिया को अरेस्ट किया जाना था? आकाश ने भौहें चढ़ाकर कहा। हाँ, क्योंकि उन्हें माहिर से पूछताछ करनी होगी और उससे वो काफी सारे सबूत जुटा सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसे फिलहाल के लिए अरेस्ट किया होगा। कोई भी बेटा अपने ही बाप को क्यों मारेगी? नक्श ने बेपरवाही से जवाब दिया। आयशा की नजरें अभी भी मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई थी। वो लाइव न्यूज देख रही थी।
पुलिस ने अपना स्टेटमेंट देते हुए न्यूज में कहा, असली हत्यारा माहिर दास ही है और उसने इदिका सिंघानिया को फंसाया है। अपने पिता को मारने और सबूत को मिटाने के जुर्म में हम उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। बाकी सच पूछताछ में सामने आ ही जाएगा। माहिर के अरेस्ट हो जाने के बाद भी रिपोर्टर्स तरह तरह की बातें बनाने लगे। उन्हें यही लग रहा था कि पैसों के दम पर इस केस को दबाया जा रहा है और माहिर जैसे मासूम इंसान को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों की बात सुनकर मालविका पुलिस के आगे आई और सख्ती से बोली, ये क्या बकवास चल रहा है? मेरे भाई को इदिका सिंघानिया ने मारा है। वो इसके खिलाफ साजिश कर रही है, इस मासूम से लड़के को फंसा रही है। आप उस लड़की को जाकर अरेस्ट कीजिए, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। देखिए, हमें सबूत मिले हैं तभी हम इसे अरेस्ट कर रहे हैं और वो सबूत इतने ठोस और पुख्ता है कि हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप पुलिस के काम में बीच में टांग अड़ाएंगी तो मजबूरन मुझे आपको भी अरेस्ट करना होगा, इंस्पेक्टर ने मालविका को घूरते हुए कहा, जो जानबूझकर उनके आगे जाकर खड़ी हो गई थी। मालविका माहिर को सपोर्ट कर रही थी। ये देखकर वो रोने लगा और रोते हुए बोला, देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, आप मेरा यकीन कीजिए। मैंने इदिका के पक्ष में बयान देने के लिए भी हाँ कह दी थी। फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? अगर उसे किसी अमीर फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है तो वो एक निर्दोष आदमी को नहीं फंसा सकती है। माहिर की बात सुनकर सब उसके आसपास इकट्ठा हो गए और फिर से राजवंश फैमिली के बारे में भला बुरा कहने लगे। उनका यही कहना था कि पैसों के दम पर बेगुनाह माहिर दास को फंसाया जा रहा है। वही रिपोर्टर्स की बात सुनकर नक्श ने आकर से कहा, अब आप क्या कहेंगे चाचू? लोग बेवकूफ नहीं है, उन्हें सब समझ आता है। आपने पुलिस वालों को प्रेशराइज किया ना ताकि वो इदिका को छोड़ दे और उस मासूम लड़के को फंसा दे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इस लड़की के लिए कंपनी और इस फैमिली की इज्जत को दांव पर क्यों लग रहे हैं। लोगों की तरह नक्श को भी माहिर बेगुनाह लग रहा था। तभी न्यूज के अंदर पुलिस वाले ने एक रिकॉर्डिंग चलाई। वो रिकॉर्डिंग आयशा और माहिर के बातचीत की थी। माहिर ने आयशा से कहा, अच्छा तुम चिंता मत करो, मैंने डैड को मार डाला है, वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। अगली आवाज आयशा की थी, क्या तुमने उनको मार डाला? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, चिंता मत करो, मैंने सारा इल्जाम इदिका के ऊपर डाल दिया है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मेरे डैड और इदिका से परेशान थी, इसलिए तुम्हारी दोनों परेशानियों को मैंने एक साथ रास्ते से हटा दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आयशा, और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, माहिर ने कहा। ये वही कॉल रिकॉर्डिंग थी, कॉल जो थोड़ी देर पहले आयशा और माहिर के बीच में हुई थी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद माहिर के कदम लड़खड़ा गए थे तो बाकी रिपोर्टर्स भी हक्के बक्के रह गए थे। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला में उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आयशा के कदम लड़खड़ाने लगे। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था। आयशा घबराहट के मारे मन ही मन बड़बड़ा कर बोली, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही रिकॉर्डिंग है और ये पुलिस के हाथ कैसे लग सकती है? अगर पुलिस के हाथ रिकॉर्डिंग लग गई है तो वो मुझ तक भी पहुंच ही जाएंगे। माहिर से बात करने के लिए आयशा ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उसे कॉल करने लगी कि तभी उसने न्यूज में माहिर की आवाज सुनी। माहिर ने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा प्लान आयशा सिंघानिया का था, उसने मुझे फंसा दिया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया था। मुझे इदिका सिंघानिया से मिलना है, प्लीज एक बार उससे मिलने दीजिए, उसे कहिए कि मेरी मदद करें। हालांकि वहां हो रहे शोरगुल में माहिर की आवाज दब गई थी। पुलिस के रिकॉर्डिंग प्ले करते ही वहां काफी शोर होने लगा। पुलिस ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, बेशक ये रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर काफी नहीं होगी, इसीलिए हमें माहिर दास का पुराना मोबाइल मिला है जो इसने फेंक दिया था। उसके अंदर बहुत से रिकॉर्डिंग्स है जो इदिका सिंघानिया के बयान से मैच कर रही है। इसने काफी सोच समझकर पूरी साजिश को अंजाम दिया था। ऊपर से इदिका सिंघानिया को भी उसने फंसा दिया। सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश की गई थी। सारे चार्ज इसके ऊपर लगाए जाएंगे। पूरे सबूत के हिसाब से ही पुलिस ने अरेस्ट वारंट तैयार किया है और इसे अरेस्ट करके लेकर जा रही है। अपनी बात खत्म करके पुलिस ने अरेस्ट वारंट ऊपर करके उन सबको दिखाया। किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट तभी जारी हो सकता था जब पूरे सबूत हो। उसके बाद रिपोर्टर की भीड़ इधर उधर हो गई थी और पुलिस माहिर को लेकर चली गई थी। केस में आए इस अचानक मोड़ ने सबको चौंका दिया था और यही हाल राजवंश हाउस में था। लाइव रिपोर्टिंग बंद हो गई थी। आकर्ष ने नक्श की तरफ सर्द निगाहों से देखा और सख्ती से कहा, मिस सिंघानिया ने किसी का मर्डर नहीं किया है तो आगे से मैं किसी के मुंह से भी उसके लिए मर्डरर जैसा शब्द नहीं सुनना चाहूंगा। नक्श चुप हो गया था क्योंकि अब उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। तभी एक हाउस हेल्पर वहां पर आया। उसने अंदर जाकर नजर झुकाकर कहा, सर, बाहर कुछ पुलिस वाले आए हैं और वो मिस सिंघानिया को ले जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जांच के लिए उनसे पूछताछ करना जरूरी है। उनका नाम निकलकर आगे आया है। पुलिस वाले कभी राजवंश विला में पहले नहीं आए थे और इसी के साथ नक्श को बोलने का मौका मिल गया। वो हिम्मत जुटाकर फिर से बोला, सुना आपने, राजवंश विला में आज पुलिस आई है, वो भी इसकी वजह से। ये उस केस से जुड़ी हुई है। अगर यहाँ पर रहेगी तो बार बार पुलिस यहाँ आएगी और इस तरह पुलिस का घर पर आना अच्छा नहीं माना जाता है। आकर्ष को नक्श की बात का जवाब देने का मौका नहीं मिला। उससे पहले ही हाउस हेल्पर ने हल्का खांसते हुए कहा, एक्चुअली वो मिस आयशा सिंघानिया को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। नक्श के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने आयशा की तरफ देखकर कहा, लेकिन तुम इस मामले से कैसे जुड़ी हुई हो और वो तुमसे पूछताछ क्यों करना चाहते हैं? आयशा तो पहले से ही घबराई हुई थी। ऊपर से नक्श के सवाल जवाब करने पर उसके शब्द लड़खड़ाने लगे। नक्श, वह मैं आयशा इतनी परेशान थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी सफाई में आखिर क्या कहें।
आयशा को इस तरह घबराकर परेशानी में देखकर रिधिका ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। फिलहाल तो वो सिर्फ जांच के लिए तुम्हें बुला रही हैं। अभी तुमने स्टेटमेंट में सुना नहीं क्या? रिकॉर्डिंग प्ले हुई थी, उसमें दूसरी आवाज आयशा की थी। वैसे आयशा, तुमने बताया क्यों नहीं कि माहिर ने मर्डर किया है, और वो मर्डर करने के बाद तुम्हें कॉल क्यों कर रहा था? आयशा का गला सूखने लगा। उसने नक्श की तरफ देखा तो वो भी उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। आयशा ने जल्दी से सुबकते हुए कहा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो उसे जानती तक नहीं। उसे एक बार पैसों की जरूरत थी तो मैंने उसकी हेल्प की थी, और उसके बाद में उसने मुझसे चिपकना शुरू कर दिया था। इथिका आयशा को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वो आयशा की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो रिकॉर्डिंग तुमने ही पुलिस को दी है? आखिर तुम दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास ही हो सकती है ना आयशा? आयशा उसे मना करना चाहती थी, इसलिए ना में सिर हिलाने लगी। आयशा कुछ बोलती उससे पहले इथिका उसके कुछ पास आई और सख्ती से बोली, तुमने वो रिकॉर्डिंग पुलिस को नहीं दी थी, इसका मतलब तुम माहिर को बचाना चाहती थी। तुम एक क्रिमिनल को बचाने की कोशिश क्यों कर रही थी आयशा? इथिका ने आयशा को सवालों के घेरे में इस तरह ले लिया या था कि वो बुरी तरह हड़बड़ा गई थी। आयशा झूठ बोलती या सच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो फंसने वाली थी, ये तय था। CH 105 मैसेज की मिस्ट्री। माहिर पकड़ा गया था और उसके सबूत के तौर पर जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी उसमें दूसरी आवाज आयशा की थी। राजवंश हाउस के लिविंग एरिया में नक्श, आयशा, इथिका, आकर्ष और वसुधा जी खड़े थे। पुलिस बाहर आयशा का इंतजार कर रही थी और यही सही मौका था जब इथिका आयशा से सच उगलवा सकती थी। इथिका ने उसे अपने सवालों के जाल में बुरी तरह फंसा दिया था। इथिका ने सख्त निगाहों से आयशा की तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, चुप क्यों हो आयशा, बताओ हम सबको कि आखिर तुमने माहिर को बचाने की कोशिश क्यों की? जबकि तुम्हें तो पहले से पता था असली कातिल कौन है, फिर तुम गवाही देने के लिए पहले सामने क्यों नहीं आई? आयशा ने गहरी सांस ली और हड़बड़ाकर चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ, मैं पहले से जानती थी कि उसी ने आशीष अंकल को मारा है। आयशा की बात सुनकर सब चौंक गए। वहीं इथिका ने सिर हिलाकर कहा, अब समझ में आ रहा है कि पुलिस तुम्हें स्टेटमेंट लेने के लिए क्यों बुला रही है। खैर, कोई बात नहीं, उम्मीद है कि अब तुम पुलिस के सामने झूठ नहीं बोलोगी, क्योंकि उन्हें सामने वाले से सच उगलवाना अच्छे से आता है। आयशा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप दरवाजे की तरफ पलटी और जाने लगी कि तभी इथिका ने नक्श से कहा, तुम उसके साथ नहीं जा रहे? नक्श हैरान रह गया, आखिर इथिका ऐसा क्यों कह रही है? इथिका ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तुमने कहा ना कि पुलिस स्टेशन एक अच्छी जगह नहीं है, तो क्या उस बुरी जगह पर तुम अपनी मंगेतर को अकेले जाने दोगे नक्श राजवंश? नहीं, मैं उसके साथ जाऊंगा, नक्श ने जल्दी से जवाब दिया। आयशा गुस्से से इथिका की तरफ देख रही थी, क्योंकि इस वक्त नक्श का उसके साथ पुलिस स्टेशन जाना सही नहीं था। इथिका के उकसाने पर ही नक्श पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हुआ था। आयशा मना करना चाहती थी लेकिन नक्श ने उसे मौका नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। कुछ ही देर में वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। पूरे रास्ते नक्श और आयशा ने कोई बात नहीं की, क्योंकि उसके साथ पुलिस भी मौजूद थी। वहां पहुंचते ही जल्द ही आयशा को इंटेरोगेशन रूम में ले जाया गया। इंटेरोगेशन रूम में एक पुलिस ऑफिसर अंदर आया। उसने आयशा की तरफ देखा और सीधे सीधे पूछा, माहिर दास के साथ आपका क्या रिलेशन है? मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। हाई स्कूल के टाइम मैंने कुछ लड़कों को उसे परेशान करते हुए देखा, तब मैंने उसकी मदद की, काफी बार उसे पैसे भी दिए क्योंकि वो गरीब था। उसके बाद उसने मुझसे चिपकना शुरू कर दिया और जब भी वो किसी मुसीबत में होता था तब वो मुझे कॉल करता था। उसे लगता था कि मैं उसे हर मुसीबत से बचा लूंगी। आयशा ने अपने घबराहट को काबू करके जवाब दिया। वो जानती थी कि अगर उसने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा रिएक्शन दिया तो पुलिस वाले उसे तुरंत पकड़ लेंगे। पुलिस ऑफिसर ने सिर हिलाया और आगे पूछा, तो अपने डैड को मारने के बाद उसने सबसे पहले आपको कॉल किया था, उसने आपको सब कुछ बताया, फिर भी आपने उसे सरेंडर करने के लिए क्यों नहीं कहा? उसने तो कॉल पर यह तक कहा था कि वो इस हत्या के लिए इथिका सिंघानिया को फंसाने वाला है। कुछ भी कहने से पहले आयशा ने अपने पास में खड़े नक्श की तरफ देखा। उसका एक गलत बयान उसे फंसा सकता था और साथ ही उसके और नक्श के रिश्ते के लिए भी ये ठीक नहीं था। आयशा ने एक पल सोचते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। वैसे भी वो रिकॉर्डिंग पूरी नहीं थी। सबसे पहले तो मैं डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि सच में वो अपने डैड को मार देगा। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मेरे फ्रेंड्स कभी किसी का मर्डर करके मुझे कॉल नहीं करते हैं। मैंने उसे बाद में कहा भी कि वो पुलिस को जाकर सब सच बता दे और रिधिका को बेगुनाह साबित कर दे, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो मुझे भी मार देगा। प्लीज आप ये सब उसे मत बताना, वरना अगर वो जेल से छूट गया तो फिर से मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो अपने बाप की तरह मुझे भी मार दे। हम अपने गवाहों को और उनके दिए स्टेटमेंट को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, इंस्पेक्टर ने उसे आश्वासन देते हुए कहा। आयशा ने मुस्कुराकर उन्हें थैंक यू कहा। फिर इंस्पेक्टर ने कुछ पल रुककर कहा, हमें वो रिकॉर्डिंग किसी गुमनाम शख्स ने भेजी थी। क्या वो आप थी जो पुलिस की मदद करना चाहती थी? आयशा ये सब एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहती थी और ना ही उसने ऐसा कुछ किया था, लेकिन फिलहाल इस मामले से निकलने के लिए उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ वो रिकॉर्डिंग मैंने ही भेजी थी, क्योंकि पुलिस को सही रास्ता दिखाने के लिए मुझे यही समझ आया था। इसके लिए पुलिस आपकी आभारी रहेगी। अगर थोड़े दिनों तक हमें मोबाइल फोन नहीं मिलता तो वो बारिश या किसी और वजह से खराब हो जाता। उसमें और भी सबूत मौजूद है और हम उसे खो देते, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने आयशा को सबूत देने के लिए धन्यवाद कहा और उसके स्टेटमेंट के बाद उसे बाहर ले जाने लगा।
आयशा भी इस साजिश में उतनी ही जिम्मेदार थी, लेकिन बहुत सावधानी से उसने सारा क्रेडिट खुद ले लिया था। वहां से जाने से पहले आयशा ने इंस्पेक्टर से एक बार फिर कहा, इंस्पेक्टर, हमारी जो भी बातचीत हुई है प्लीज उसके बारे में माहिर को कुछ मत बताइएगा। वो बहुत खतरनाक है, मुझे उससे डर लगता है। आप चिंता मत कीजिए। पहली बात तो वो बाहर ही नहीं निकलेगा, और दूसरी बात सब कुछ हमारे बीच में ही रहेगा, इंस्पेक्टर ने हल्का मुस्कुराकर कहा। आयशा ने और पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार फिर से एक दूसरे को थैंक यू कहा और फिर वहां से आयशा बाहर आने लगी। दरवाजे से बाहर निकालकर उसने एक सेकंड के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर देखा। वो नहीं जानती थी कि पुलिस ने माहिर को कहां बंद कर रखा है। पुलिस स्टेशन की तरफ देखते हुए आयशा ने अपने मन में कहा, एक और मुसीबत का पीछा मुझसे छूट गया है, पर मुझे अभी भी सावधान रहना पड़ेगा। उस साइको का कोई भरोसा नहीं है, वो मेरा नाम भी ले सकता है। आयशा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी नक्श ने कहा, पीछे क्या देख रही हो, गाड़ी में चलकर बैठो। आयशा ने नक्श की तरफ देखा और फिर बुझी हुई आवाज में कहा, नक्श, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो बाहर निकल गया तो जरूर मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। नक्श ने आयशा का कंधा सहला कर कहा। नक्श उसे पकड़कर सावधानी से गाड़ी में ले गया। वहीं पुलिस स्टेशन की दूसरी मंजिल पर खिड़की के पास माहिर खड़ा था और उन्हें जाते हुए देख रहा था। अचानक कमरे की लाइट ऑन हुई तो माहिर ने पलट कर देखा, उसके सामने इदिका, आकर्ष और क्रिस्टल खड़े थे। उनके आते ही माहिर चेयर के पास आ गया। माहिर की नजरें झुकी हुई थी, इसलिए इदिका ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। हड़बड़ा कर माहिर ने जल्दी से ऊपर देखा तो इदिका ने भौहें चढ़ाकर कहा, नीचे आयशा के साथ जो भी सवाल जवाब हुआ वो तुमने सब देखा और सुना है, इसके बाद भी तुम्हें कुछ नहीं कहना माहिर। माहिर के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और वो नीचे की तरफ देख रहा था। वो जानता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो बुरी तरह फंस चुका है। वो चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गया। फिर उसने क्रिस्टल की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, आपको नहीं लगता कि आपने जो भी किया वो रूल्स के खिलाफ है? इस तरह तुम लोग मुझे आयशा सिंघानिया की गवाही को रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकते हो। आयशा जो भी बयान दे रही थी वो सब माहिर को लाइव दिखाया गया था, ताकि वो गुस्सा हो जाए और इदिका को सब सच बता दे। क्रिस्टल ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम इदिका और मिस्टर राजवंश के थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमारी कंप्लेंट नहीं की। हमारी वजह से इदिका की जान पर बनाई थी। इसके बदले में हम थोड़ी बहुत रूल्स तोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इतने रूल तोड़ दिए हैं तो एक और रूल तोड़ना बनता है। बोलते हुए क्रिस्टल माहिर के पास आई और उसके गाल पर एक कसकर तमाचा लगाया। तुम लोग मेरे साथ ऐसे क्रुएलिटी नहीं दिखा सकते हो, माहिर ने चिल्ला कर कहा। इदिका उसके पास आई और गुस्से में बोली, एक थप्पड़ मारने को तुम क्रुएलिटी कहते हो? तुम्हें एहसास भी है कि तुमने अपने डैड को जान से मार डाला है? अब ये मासूमियत का ड्रामा बंद करो। आयशा की सच्चाई देख ली है ना तुमने अपनी आंखों से, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देगी, तो चुपचाप सारा सच बताओ। तुम लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हो, वो कभी मुझे फंसाने की कोशिश नहीं करेगी, इसमें उसका क्या फायदा है? माहिर ने ना में सिर हिलाकर कहा। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। कौन कहता है कि इसमें उसका फायदा नहीं है? इदिका ने भौहें उठाकर कहा और फिर आकाश के पास जाकर खड़ी हो गई। इदिका ने आकाश की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, मिस्टर राजवंश, नक्श और आयशा के बीच में जब से लड़ाई हुई है तब से आयशा सुलह करने की कोशिश कर रही थी ना, लेकिन नक्श ने कभी उसे रिस्पांस नहीं दिया। हाँ, ऐसी लड़की राजवंश खानदान की बहू नहीं बन सकती है जो दूसरों के साथ गेम प्ले करती है और उनके किए का क्रेडिट खुद ले लेती है। आकाश ने सिर हिलाकर कहा। इदिका का चेहरा माहिर से दूसरी तरफ था। उसने हल्का मुस्कुराकर कहा, लेकिन अब तो बात अलग हो गई है। आखिर आयशा ने पुलिस की मदद की है, एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ाया है जो अपने बाप को मारकर भाग गया था। बदले में उसे सबसे अप्रिशिएशन और इनाम मिलना तो तय है। बोलते हुए उसने आई विंक की। ये आकाश के लिए इशारा था कि उसे आगे क्या कहना है। कुछ पलों के लिए आकाश सब कुछ भूलकर उसकी छोटी ग्रे आईज को देखने लगा, जिसमें अचानक ही हल्की शरारत झलक रही थी। आकाश ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, राजवंश फैमिली ऐसी लड़की का दिल से स्वागत करेगा जो इस तरह के सोशल वर्क करती हो। गवाही देने के बाद नक्श का बर्ताव भी थोड़ा नरम हो गया था। तुमने देखा ना कि वो कैसे प्यार से हाथ पकड़कर उसे लेकर गया था। आकाश का काम हो गया था। उन्होंने माहिर को अच्छा खासा भड़का दिया था। इदिका उसके पास गई और भौहें उठाकर बोली, अब पता चला उसका क्या फायदा था। उसने तुम्हें यूज किया और तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारे बाप और तुम्हें रास्ते से हटा दिया। तुम्हें पकड़वाने के बाद उसकी इमेज भी सही हो गई और अब वो आराम से नक्श से शादी करके राजवंश खानदान की बहू बन सकती है। इदिका की बातें सुनकर माहिर गुस्से से बुरी तरह भड़क गया। वो जोर से चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ इदिका सिंघानिया, सच को कोई नहीं बदल सकता है। उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुम अपनी जिंदगी के ज्यादातर साल जेल में बिताओगे, जबकि वो आराम से नक्श से शादी करके एक अमीर खानदान की बहू बन जाएगी। इदिका ने जवाब दिया। वो अपने कदम माहिर की तरफ बढ़ा रही थी। मैंने कहा अपना मुंह बंद रखो, माहिर ने चिल्लाकर कहा और फिर खड़ा होकर वो इदिका पर हमला करने लगा। तभी आकाश ने अपना हाथ बढ़ाकर इदिका को पीछे खींचा। संभलकर मिस सिंघानिया, आकाश ने इंटेंस वॉइस में कहा। उसकी इस हरकत पर क्रिस्टल सावधान हो गई थी। वो उठकर गई और उसने माहिर की हथकड़ी को कुर्सी से बांध दिया था। माहिर के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो इदिका को देखते हुए बोला, क्या लगता है इदिका सिंघानिया, तुम मुझे उसके खिलाफ भड़काओगी तो मैं अपना मुंह खोल दूंगा। तुम वो राज कभी नहीं जान पाओगी, लेकिन तुमने मुझे खुद यहाँ बुलाया था। तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ बताना है। इदिका थोड़ी बेचैनी से बोली, लेकिन अब मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, माहिर ने कंधे उचकाकर कहा।
उसके बाद माहिर ने क्रिस्टल की तरफ देखकर कहा, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने ही अपने बाप को मारा था, क्योंकि उसने मुझे परेशान कर रखा था। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके बाद मैंने इथिका सिंघानिया को फंसाने की कोशिश की और सबूतों को मिटाने की साजिश की। क्या इन सब गुनाहों के लिए मुझे मौत की सजा मिलेगी या फिर मैं अपने गुनाह खुद से कबूल कर लूंगा तो मेरी सजा कम हो जाएगी? इथिका हैरानी से माहिर की तरफ देख रही थी। वो कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। इथिका ने क्रिस्टल की तरफ देखा और उसे बाहर आने का इशारा किया। इसी बीच एक कॉल आने की वजह से आकाश को भी उनसे अलग जाना पड़ा। बाहर आते ही इथिका ने क्रिस्टल से कहा, मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ये सच में इल्लीगल है कि तुमने माहिर को आयशा का स्टेटमेंट सुनाया। चिंता मत करो, इंस्पेक्टर माधव भी हमारे साथ थे और बाकी पुलिसकर्मी भी। तुम हमारी कंप्लेंट नहीं कर रही हो, यही काफी है। वैसे भी उन लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है जो शरीफ हो, आयशा जैसे क्रिमिनल लोगों की नहीं, क्रिस्टल ने उसे समझाते हुए कहा। इथिका ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर कुछ पल रुक कर कहा, तुम्हें माहिर का बिहेवियर अजीब नहीं लगा क्या? उसने कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना किया हो, पर वो इतना फेयरलेस कभी नहीं था। वही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब हमने उसे अरेस्ट किया तो वो एक ही बात की रट लगा कर रखा था कि उसे तुमसे मिलना है, तुमसे बात करनी है। लेकिन अचानक ही वो बिल्कुल शांत हो गया। वो अपने नए फोन के साथ था और किसी का मैसेज देख रहा था। क्रिस्टल ने उसे सब बताया। क्या मैं उसका मोबाइल देख सकती हूँ? इथिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। क्रिस्टल ने उसकी बात पर हामी भरी और इथिका को माहिर का मोबाइल देते हुए कहा, वो किसी के मैसेज चेक कर रहा था और पुलिस देखते ही मैसेज डिलीट करने की भी कोशिश की। हमने उससे मोबाइल छीन लिया था तो वो नहीं कर पाया। तुम उसके मैसेज चेक करो। इथिका ने तुरंत माहिर का मोबाइल ऑन किया। इथिका ने कॉल्स और मैसेज चेक किया तो उसे कुछ खास नहीं मिले। जब उसने व्हाट्सएप खोला तो वहां धड़ाधड़ बहुत सारे मैसेज आने लगे। उसके मोबाइल पर ज्यादातर उसके क्लासमेट और ग्रुप चैट्स ही थी। नीचे के मैसेज इंस्टॉल करते हुए इथिका की नजर अचानक आयशा के मैसेज पड़ गई, जिसे पहले ही पढ़ लिया गया था। इथिका ने जल्दी से मैसेज खोल कर देखा तो उसमें एक फोटो भेजी गई थी, जिसे देखकर इथिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। CH-106 इथिका के असली पिता कौन है? माहिर पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में था। वहां उससे पूछताछ की जा रही थी। इथिका के लिए क्रिस्टल ने रूल्स तोड़ते हुए आयशा ने जो भी स्टेटमेंट दिया था उसकी वीडियो फुटेज माहिर को दिखा दी थी। वीडियो देखने के बाद भी माहिर को यह यकीन नहीं हो रहा था कि आयशा उसके खिलाफ कुछ कर सकती है। अचानक से माहिर का बिहेवियर बदला हुआ लग रहा था और वो आयशा के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा था। माहिर इथिका से भी बदतमीजी कर रहा था। उसके बदले हुए इस बर्ताव का मतलब उन्हें समझ नहीं आया। इथिका को पता चला कि अरेस्ट होते टाइम माहिर के पास किसी का मैसेज आया था। इथिका ने माहिर का मोबाइल लिया और चेक किया तो वो मैसेज आयशा का था और उसने माहिर को एक फोटो भेजी थी। फोटो देखते ही इथिका जल्दी से दौड़कर इंटेरोगेशन रूम में माहिर के पास पहुंची और तेज सांसें लेते हुए बोली, अच्छा तो इसलिए तुम्हारा मुंह बंद है? आयशा प्रेग्नेंट है? क्या वो तुम्हारा बच्चा है? आयशा ने माहिर को एक रिपोर्ट भेजी थी। वो उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट थी। उसमें साथ ही कंसीव करने की डेट भी लिखी हुई थी। माहिर हल्का सा हंसा और सिर हिलाकर बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वो नक्श राजवंश को डेट कर रही है तो उसके पेट में मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? वो नक्श राजवंश का बच्चा है। इथिका समझ गई थी कि आयशा माहिर के बच्चे की मां बनने वाली थी, इसलिए माहिर अपना मुंह नहीं खोल रहा था। माहिर के बाप ने उसके साथ बहुत बुरा किया था और उसने हमेशा यही सोचा था कि वो अपने बच्चों को प्यार से रखेगा। हालांकि आयशा ने जो भी किया उसके बाद माहिर उससे नफरत करता था, लेकिन अब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। जो चीज वो अपने बच्चों को नहीं दे पाया वो आयशा नक्श राजवंश से शादी करने के बाद अपने बच्चों को वो पोजीशन और पावर दे पाएगी। बस यही सोचकर माहिर ने अपना मुंह बंद कर रखा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इथिका के चेहरे पर शिकन की एक लकीर नहीं थी। इथिका माहिर के पास गई और हल्का सा झुकते हुए कहा, तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। क्या? माहिर ने हल्का चौंकते हुए पूछा। वो क्या है ना, हम तुम्हारा फोन टेप कर रहे थे तो तुम दोनों ने जो भी बात थी वो हम सब ने सुनी है, इथिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। ये सब सुनकर माहिर हड़बड़ा गया था। इथिका वापस ऊपर उठी और तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, और तुम्हें क्या लगा तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद से पता नहीं लगा पाऊंगी? क्या कहा था तुमने? आयशा ने मुझसे मेरा कुछ जरूरी चुरा लिया है। माहिर काफी घबरा गया था और वो इथिका की तरफ देख रहा था। डर उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। मुझे समझ आ गया है कि उसने मेरा क्या चुराया है। हम दोनों ही आदर्श सिंघानिया की बेटियां हैं। वो मुझसे क्या चुरा सकती है माहिर? इथिका ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। अचानक इथिका के चेहरे पर चमक आ गई थी। वो राधिका से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत इज्जत करती थी। ये ख्याल ही उसके लिए काफी था कि वो राधिका की बेटी हो सकती है। उसके तेज दिमाग ने ये समझ लिया था। इथिका ने माहिर की आंखों में देखते हुए कहा, तो तभी तुमने कहा था कि आयशा ने मेरी जिंदगी चुरा ली है। अब समझ आया कि अब तक आयशा आशीष को पैसे क्यों दे रही थी। तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ कि उस लड़की को सब सच पता था। तुम दोनों के बीच एक रिश्ता है, उसके बावजूद उस लड़की ने तुम्हारे साथ संबंध बनाए। अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही। कुछ लोगों को गलतफहमियों में रहने की आदत होती है। माहिर ने काफी आराम से जवाब दिया। वो अपनी तरफ से आयशा का सच छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। माहिर इथिका को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। तभी इथिका ने भौहें उठाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं DNA टेस्ट करवा लूंगी, फिर तो सब सामने आ ही जाएगा ना। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारी तरह मैं जेल में नहीं हूँ और मेरे पास बहुत सारा टाइम है। मैंने बहुत कुछ झेला है तो थोड़ा और झेल लूंगा। जानती हो ना मेरा बाप कैसा इंसान था,
माहिर ने विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। इदिका को उस पर तरस आ रहा था। वो सख्त आवाज में बोली, नहीं माहिर दास, तुमने कुछ नहीं झेला है। तुम्हारा बाप कैसा भी इंसान क्यों ना रहा हो, लेकिन उसने आयशा को ब्लैकमेल करते वक्त सबसे पहले तुम्हारी फीस और बाकी जरूरतें पूरी करने का सोचा है। मरते वक्त भी उसने तुम्हें राज बताया ताकि उसके जाने के बाद भी तुम आयशा को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ले सको। तुम एक बुरे इंसान हो तो विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश मत करो। चाहते तो पहले ही सब कुछ ठीक कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने खुद का फायदा सोचा और इस वजह से आज इस हाल में हो। इदिका की बातें सुनकर माहिर ने उसकी तरफ घूर कर देखा, लेकिन इदिका पर उसकी डरावनी नजरों का कोई असर नहीं हुआ। वो इंटेरोगेशन रूम से बाहर आ गई। इदिका के आते ही क्रिस्टल तुरंत उसके पास गई। इदिका ने सख्ती से उससे पूछा, उसे कितनी सजा होगी? तुम जानती हो कि फांसी की सजा पर रोक है तो 14 साल की जेल हो सकती है। बाकी उसने सबूत के साथ छेड़छाड़ की और एक निर्दोष इंसान को फंसाने की कोशिश की। सब कुछ प्लान से किया गया था तो सजा बढ़ भी सकती है। हो सकता है कि उसे अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त तक जेल में बिताना पड़े। क्रिस्टल ने जवाब दिया, इसका मतलब वो मरने वाला नहीं है। मुझे कुछ भी करके वो राज उससे उगलवाना है। क्रिस्टल, इदिका ने थोड़ा बेचैनी से कहा। क्या हुआ? वो आयशा से इतना प्यार करता है क्या कि उसने अपना मुंह नहीं खोला? क्रिस्टल ने हैरानी जताते हुए पूछा। तुम आयशा को जानती नहीं हो कि वो कैसी इंसान है। उसका बस चले तो वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मैनिपुलेट कर ले और उसे अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर दे। इदिका ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, मैं तो उसे तुम्हारी बहन के तौर पर जानती हूँ। याद है ना, मिडिल स्कूल में हम साथ थे, क्रिस्टल ने बताया। अचानक ही क्रिस्टल के चेहरे के भाव सख्त हो गए। ये वही वक्त था जब क्रिस्टल और इदिका अलग हुई थी। इदिका के चेहरे पर भी उदासी के भाव थे। उसने धीरे से कहा, उस वक्त। क्रिस्टल ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था इदिका सिंघानिया। हम बेस्ट फ्रेंड थी और हमने उस हाई स्कूल में जाने का सपना देखा था, एक साथ तैयारी की थी। फिर तुम्हारे नंबर कम कैसे आ सकते हैं? मुझे अच्छे से याद है तुम मुझे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट थी और आंख बंद करके भी सभी सवालों के जवाब दे सकती थी। इदिका ने गहरी सांस ली और कहा, आयशा उस हाई स्कूल में जाने वाली थी। तुम मेरी माँ मालविका को जानती हो ना, वो नहीं चाहती थी कि मैं और आयशा एक हाई स्कूल में जाएं। एग्जाम के एक रात पहले वो मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे साफ कह दिया था कि मैं उस एग्जाम को क्लियर ना करूं, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उस वक्त में इतनी समझदार नहीं थी तो मैंने जानबूझकर पेपर अच्छा नहीं दिया और इस वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। उस वक्त जो भी हुआ था वो इदिका ने उसे बता दिया था। वो पहले भी बताना चाहती थी, लेकिन क्रिस्टल उससे इतना नाराज हो चुकी थी कि उसने उसे बताने का मौका नहीं दिया। क्रिस्टल को अब बुरा लग रहा था। उसने धीरे से कहा, ये बात तुम पहले भी बता सकती थी। हम दोनों अलग नहीं होती, हम दोनों किसी छोटे हाई स्कूल में एडमिशन ले लेती, लेकिन कम से कम दोनों साथ तो रहती। मैं तुम्हारे सपनों को तोड़ना नहीं चाहती थी। तुम काफी प्रिविलेज्ड हो। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे कम नंबर आने पर भी तुम्हें वहां एडमिशन दिला सकती थी। मेरी जिंदगी पहले से ही पूरी तरह बिखरी हुई है। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इदिका ने जवाब दिया। इदिका की कहानी सुनकर क्रिस्टल इमोशनल होने लगी। उसकी आंखें नम हो रही थी। इदिका ने क्रिस्टल का कंधा सहलाया तो वो नॉर्मल हो गई। अचानक क्रिस्टल ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा मिस्टर राजवंश, और तुम्हारी शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने बहुत एंजॉय किया होगा ना अपनी शादी में? इदिका एक पल के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। तभी क्रिस्टल ने कहा, याद है ना, हमने प्रॉमिस किया था कि जो भी पहले शादी करेगा दूसरी वाली उसकी ब्राइडमेड बनेगी। हालांकि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया था, लेकिन बाद में तुम्हें अनब्लॉक भी कर दिया था। तुमने एक बार मुझे बताया तक नहीं कि तुम शादी कर चुकी हो। इदिका थोड़ा सा हिचकिचाई और फिर बोली, वो एक्चुअली हम दोनों की शादी सिर्फ पेपर्स में ही हुई है, तो तुम चाहो तो अभी भी मेरी ब्राइडमेड बन सकती हो, पर इसके लिए मेरी एक शर्त है। वो क्या? क्रिस्टल ने हैरानी से पूछा। मेरी शादी के दिन तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं लग सकती, वरना मिस्टर राजवंश का ध्यान मुझे छोड़कर तुम्हारे ऊपर चला जाएगा। इदिका ने हल्का मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके गाल लाल हो रहे थे। क्रिस्टल ने उसकी बात पर हामी भरी। उसे उसके सीनियर्स ने बुला लिया था तो उसे जाना पड़ा। वहीं इदिका भी मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ पलटी तो वहां आकाश खड़ा था जो उनकी बातें सुन रहा था। इदिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले वो आकाश और अपनी शादी के सपने बुन रही थी, जबकि उन दोनों के तलाक के पेपर तक साइन हो गए थे। इदिका ने जल्दी से आकाश की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे गलत मत समझिएगा। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती। सफाई मत दीजिए मिस सिंघानिया। मुझे सब पता है, आकाश ने सख्त आवाज में कहा। दोनों के चेहरे कुछ और ही कह रहे थे। एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी कि तभी आकाश ने कहा, हमें सिंघानिया हाउस चलना है ना? हाँ, मैं अब डीएनए टेस्ट करवाने में और देर नहीं करना चाहती, इदिका ने जवाब दिया। आकाश ने उसकी बात पर हामी भरी और वो गाड़ी के अंदर आ गए थे। हालांकि गाड़ी काफी तेजी से चल रही थी, लेकिन इदिका को अभी भी स्पीड काफी कम लग रही थी। इदिका के चेहरे पर पूरे रास्ते मुस्कुराहट बनी रहेगी, ये सोचकर कि वो राधिका की बेटी है। जल्द ही वो सिंघानिया हाउस पहुंच चुके थे। इदिका जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और आकाश से कहा, मिस्टर राजवंश प्लीज मेरा वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। इदिका ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि अचानक सिंघानिया विला का दरवाजा खुला। अंदर से आदर्श और राधिका आ रहे थे। आदर्श के हाथ पर गहरी चोट लगी थी और बहुत खून निकल रहा था। राधिका काफी परेशान लग रही थी। आदर्श प्लीज आप अपने हाथ को मूव मत कीजिए, हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। आपको चक्कर तो नहीं आ रहे हैं ना? राधिका ने परेशान होते हुए कहा।
सिंघानिया फैमिली का ड्राइवर उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। सिर्फ राधिका और आदर्श ही वही थे। राधिका की तबीयत खराब होने की वजह से उसने सालों से ड्राइविंग नहीं की थी, तो वही आदर्श इस हालत में नहीं था कि वो ड्राइविंग कर सके। मैं टैक्सी बुला लेती हूँ, वो जल्द ही आ जाएगी, राधिका ने बाहर आकर आदर्श से कहा। तभी उसकी नजर इधिका पर पड़ी। अचानक उसके चेहरे पर हल्की चमक आ गई। वो तेज आवाज में बोली, इधिका, तुम वहां क्या कर रही हो? जल्दी यहाँ आओ। देखो, तुम्हारे डैड को चोट लगी है, हमें उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। उस वक्त इधिका ने कुछ नहीं सोचा। वो आदर्श और राधिका को लेकर आकाश की गाड़ी में आई और जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। आदर्श का काफी सारा खून बह गया था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद राधिका अकेले आदर्श को नहीं संभाल सकती थी। आदर्श इधिका का पिता था, लेकिन फिर भी वो उसे पसंद नहीं करती थी। राधिका के लिए मजबूरी में उसे आदर्श को अंदर ले जाने में मदद करनी पड़ी। नर्स ने उसके हाथ की तरफ देखा, फिर उसने जल्दी से कहा, आपका काफी खून बह गया है, ब्लड की जरूरत पड़ेगी। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, आदर्श ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। नर्स ने उसकी बात पर सिर हिलाया और तेज आवाज में वार्ड बॉय से कहा, पेशेंट का काफी सारा खून बह गया है, जल्दी से ब्लड बैंक से AB पॉजिटिव ब्लड लेकर आओ। नर्स उसके बाद में राधिका के साथ आदर्श को लेकर अंदर ऑपरेटिंग रूम में चली गई थी। वो बस उन्हें जाते हुए देख रही थी। अचानक इधिका के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया। ऐसा लग रहा था जैसे इधिका के सपनों की दुनिया जो थोड़ी देर पहले ही बसी थी, वो एक पल में किसी ने चकनाचूर कर दी हो। आकाश भी वहीं पर खड़ा था। इधिका को रोते हुए देखा तो वो उसके पास आकर बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आपने अभी सुना उन्होंने क्या कहा? इधिका ने सुबकते हुए कहा। क्या? आकाश ने हैरानी से पूछा। उनका उनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, जबकि मेरा O पॉजिटिव। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। इधिका बस रोए जा रही थी। उसे इस तरह रोते हुए देखकर आकाश को बुरा लग रहा था। उसने कसकर अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। आकाश उसे कुछ कहता इससे पहले मालविका दौड़कर वहां आई। उसने इधिका को देखा तो उसने तुरंत इधिका से पूछा, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? उन्हें चोट लगी है, तुम उनके साथ आई हो ना? वो किस तरफ गए हैं? इधिका नम आंखों से मालविका की तरफ देख रही थी। तभी वो कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम श्योर हो कि वही मेरे डैड है? इधिका की बात सुनकर मालविका को झटका सा लगा। वो गुस्से में बोली, ये क्या बकवास कर रही हो? वही तुम्हारे डैड है, तुम झूठ बोल रही हो। उनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है और मेरा O पॉजिटिव। वो मेरे डैड कैसे हो सकते हैं? इधिका ने जवाब दिया। उसकी बातें मालविका को हैरान कर रही थी। मालविका ने इधिका के मुंह पर हाथ रखा और उसे खींचते हुए आकाश से दूर लेकर गई। उसने इधिका से कहा, अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम उनकी बेटी नहीं होती तो मुझे सिंघानिया हाउस में रहने को नहीं मिलता। तुम बस ये याद रखो कि तुम्हारा बाप आदर्श है, चाहे वो सच हो या झूठ। इसका मतलब आप जानती थी कि वो मेरे डैड नहीं है। कौन है मेरे डैड? इधिका ने गुस्से में कहा। मुझे नहीं पता। उस वक्त मैंने एक साथ 3 लड़कों को डेट किया था, उसमें आदर्श सबसे अमीर था, तो मैंने उसे तुम्हारी बेटी बता दिया। अब अपना मुंह बंद रखना, मालविका ने जवाब दिया। उसे अच्छा मौका मिल गया था इधिका की पहचान छुपाने का और वो इसका बखूबी इस्तेमाल कर रही थी। इधिका गुस्से में तेज सांसें ले रही थी। उसने मालविका का हाथ पकड़ा और सख्त आवाज में बोली, बताओ मेरा बाप कौन है? तुम सब अच्छे से जानती हो। ऐसा करो, खुद ही पता लगा लो। क्या पता आदर्श ही तुम्हारा बाप निकले या कोई और अमीर आदमी। हो सकता है तुम्हारा बाप कोई भिखारी निकले, मालविका ने सिर हिलाकर कहा। वो जानबूझकर इधिका को कंफ्यूज कर रही थी ताकि वो गलती से भी सच तक ना पहुंच पाए। वहीं उसके मन में भी काफी कुछ था। मालविका ने अपने मन में कहा, इधिका ने ये क्यों कहा आदर्श उसके पिता नहीं है? राधिका उसकी माँ है, तो उसके पापा आदर्श ही होने चाहिए। कहीं राधिका का किसी और के साथ डॉट? अगर ऐसा है तो इस लड़की का बाप कौन होगा? CH 107। इधिका को माहिर और आयशा की बातों से थोड़ा बहुत शक हो गया था कि वह राधिका की बेटी है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए इधिका राधिका से मिलने के लिए सिंघानिया हाउस आई। वह राधिका और अपना DNA टेस्ट करवाना चाहती थी, लेकिन आदर्श की चोट लगने की वजह से इधिका को आदर्श के साथ हॉस्पिटल आना पड़ा। वहां उसे आदर्श के ब्लड ग्रुप के बारे में पता चला, जो उसके ब्लड ग्रुप से अलग था। इधिका की खुशियां पल भर में मिट्टी में मिल गईं। वहां हॉस्पिटल में मालविका आदर्श से मिलने के लिए आई तो इधिका ने उसे अपने बाप के बारे में पूछा। ब्लड ग्रुप अलग होने की बात पता चलने पर मालविका के पास ही अच्छा मौका हाथ लगा था, जब वह इधिका को पूरी तरह सिंघानिया फैमिली से अलग कर सकती थी। मालविका ने इधिका की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब तुम इतना पूछ ही रही हो तो बता देती हूँ कि हमारा सिंघानिया फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना ही आदर्श तुम्हारा बाप है। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? इधिका ने हैरानी से पूछा। सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं नहीं जानती तुम्हारा बाप कौन है। मेरा कईयों के साथ रिश्ता था, मालविका ने बेपरवाही से कहा। मालविका ने महसूस किया इधिका पर उसकी बातों का असर हो रहा है, तो वो आगे बोली, बस यही वजह थी कि मैं हमेशा तुम्हें यही कहती रहती थी कि सिंघानिया फैमिली से दूर रहो। आयशा की हर बात मानो ताकि तुम्हारा सच किसी के सामने ना आए। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया था सिंघानिया फैमिली में घुसने के लिए। अब समझ में आया कि मैं ये क्यों कहती थी कि तुम्हें सिंघानिया फैमिली का एहसानमंद होना चाहिए। उन्होंने तुम्हें अपना सरनेम और नाम दिया है, वरना मुझे तो याद भी नहीं कि तुम्हारा बाप कौन है। मालविका सब कुछ इतनी बेशर्मी से बता रही थी। इधिका ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। इधिका ने खुद को सख्त करके कहा, जब मैं 4 साल की थी तब तुमने मुझे बेच दिया, क्या उसका भी यही कारण था? हाँ, यही वजह थी।
मैं तुम्हें खुद से और सिंघानिया फैमिली से दूर करना चाहती थी ताकि कभी गलती से भी मेरा राज ना खुले। मालविका ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। इदिका की आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी था, जिसे देखकर मालविका ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम इतना दुख किस बात का मना रही हो? तुम तो आदर्श को अपना बाप मानती तक नहीं हो। बहुत पहले तुमने उनसे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। गलती से भी इसके बारे में किसी को पता चला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अपने चक्कर में मेरा फ्यूचर खराब मत करना। इदिका को फिर से भला बुरा कहने के बाद मालविका वहां से आदर्श को ढूंढते हुए दूसरी तरफ जाने लगी। उसके जाते ही इदिका की आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। एक ही दिन में उसे इतनी खुशियां मिली थी, तो अगले ही पल हमेशा की तरह उसकी खुशियां बर्बाद हो गई थी। इदिका हॉस्पिटल की लॉबी में खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह वहीं पर जम गई और उसके आसपास की दुनिया काफी तेजी से चल रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आकर्ष उसके पास आया और इदिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ ले जाते हुए सख्ती से कहा, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? याद है ना तुम्हें मिसेस सिंघानिया के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवाना है? अब चलो यहाँ से अंदर। आकर्ष के इतना कहने के बावजूद इदिका वहां पर सुन्न खड़ी थी। आकर्ष जब उसे पकड़कर कुछ कदम चलने लगा तो इदिका ने उसका हाथ झटक दिया और धीरे से कहा, मुझे कहीं नहीं जाना मिस्टर राजवंश, प्लीज झूठी उम्मीदें मत दीजिए। आकर्ष समझ गया था कि इदिका ऐसा किस वजह से कह रही है। आदर्श और उसका ब्लड ग्रुप अलग होने की वजह से वह टूट गई थी। आकर्ष ने गहरी सांस ली और उसे समझाते हुए कहा, हो सकता है आदर्श सिंघानिया तुम्हारे बाप नहीं हो, लेकिन राधिका सिंघानिया तुम्हारी माँ। आकर्ष की बात पूरी होने से पहले ही इदिका ने सख्ती से उसकी तरफ देखकर कहा, प्लीज ये सब मत कहिए। वह कुछ पल रुकी और फिर आगे कहा, आदर्श सिंघानिया कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, लेकिन वह राधिका आंटी से बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत परवाह करता है। राधिका आंटी बहुत ही अच्छी औरत है। हमें इस तरह उनके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये सोचना भी पाप है कि उनके आदर्श सिंघानिया के अलावा किसी और के साथ रिलेशन हो सकता है। आकर्ष इदिका को समझाना चाहता था पर इदिका समझने के मूड में नहीं थी। उसने आकर्ष की तरफ देखा और सुबकते हुए कहा, अब तक यही लगता था कि किसी की नाजायज औलाद होना सबसे बड़ा होता है, लेकिन मेरी हालत तो उससे भी खराब है। मेरी माँ को ये तक नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। आकर्ष ने उसे शांत करवाने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन इदिका ने पहले ही उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, मैं आपके सामने रोना नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, आकर्ष ने जवाब दिया और उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया था। हालांकि उसने अभी भी इदिका को पूरी तरह अकेला नहीं किया था। आकर्ष इदिका की तरफ देख रहा था, जो वहां बेंच पर सिर झुकाकर बैठी थी। इदिका की आंखों में आंसू थे। उसे इस हाल में देखकर आकर्ष को बहुत बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ मालविका आदर्श से मिलने के लिए उसके रूम में पहुंची, लेकिन वह दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। आदर्श और राधिका बात कर रहे थे और वह बातें इदिका के बारे में थी, इसलिए वह चुपचाप उन्हें सुनने लगी। राधिका ने आदर्श को समझाते हुए कहा, आप खामखा इदिका को इतना गलत समझते हैं। आज उसी ने मदद की तभी हम हॉस्पिटल पहुंच पाए। आप उसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, जबकि वह आपकी खुद की बेटी है? आपको उसके बारे में अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अलग नजरिया तो तुम्हें आयशा के लिए भी अपनाने की जरूरत है, राधिका, जो आजकल तुमसे दूर हो रही है। आदर्श ने जवाब दिया। राधिका कुछ पल रुकी और फिर नजरें नीचे करके कहा, मैं आयशा का अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखती हूँ, लेकिन आपको भी इदिका का ख्याल रखना चाहिए। आखिर वह आपकी इकलौती बेटी है। मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और ये सच है कि मैं आपको बच्चा नहीं दे पाई। ऐसे में सिर्फ इदिका ही बचती है, जो आपका खून है। आप उसके साथ में ऐसे पेश क्यों आते हो? आदर्श ने राधिका के बालों को उसके कान के पीछे किया और फिर उसके फोरहेड पर किस करके कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि इस बात का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। शादी से पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे बच्चे को मैं अपना बच्चा समझकर पालूंगा, उसे प्यार करूंगा, और मैंने अपना वादा निभाया है। मेरी आयशा के अलावा दूसरी औलाद नहीं है। राधिका आदर्श को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने आगे कहा, आपने अपना प्रॉमिस निभाया, इसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी थैंकफुल रहूंगी। पर आप इदिका के साथ सच में अन्याय कर रही हैं। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। दिल्ली छोड़ा, अपना पूरा बिजनेस यहाँ पर सेटल किया। ये काफी था, अब प्लीज मेरे कहने पर इतना और कर दीजिए। सॉरी राधिका, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वह मालविका की भी बेटी है। तुम उसके साथ अच्छे से पेश आती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हारा साथ भी दूंगा। वह बायोलॉजिकली मेरी बेटी हो सकती है, लेकिन दिल से मैं कभी उसे अपना नहीं पाऊंगा। आदर्श ने भी जिद करते हुए कहा। बाहर खड़ी मालविका ने उनकी बातें सुनी तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। मालविका ने आदर्श को फंसाने के लिए उसे ड्रग्स देकर उसके साथ रिलेशन बनाए थे और प्रेग्नेंट होने के बाद एम्नियोसेंटेसिस टेस्ट करके ये साबित किया था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसी का है। राधिका की शादी आदर्श से उसके बाद में हुई थी। मालविका को यही लगता था कि राधिका उन दोनों के बीच में आ गई है, वरना वह उसे शादी के लिए मना ही लेती। बिल्कुल सही, राधिका सिंघानिया, मालविका ने अपने मन में कहा, तुम सच में अपने बच्चे के साथ हमारे बीच में आई थी। मैं तुम दोनों माँ बेटी को कभी एक नहीं होने दूंगी। आज रिधिका को जो गलतफहमी हुई है उसका फायदा उठाकर उसे कभी सिंघानिया फैमिली के पास नहीं आने दूंगी। तुमने मुझे और आदर्श को दूर किया तो इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उम्र भर भुगतनी होगी। मालविका के चेहरे पर इविल स्माइल थी तो वहीं रिधिका न जाने कब तक हॉस्पिटल की सीढ़ियां पर बैठी रही। रिधिका आकाश के सामने रोना नहीं चाहती थी तो वो बाहर आ गई थी। वह आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। अचानक उसे अपने कंधे पर गर्माहट महसूस हुई।
इदिका ने ऊपर की तरफ देखा तो वह आकर्ष था, जिसने अपना ब्लेजर निकालकर इदिका के कंधे पर अच्छे से सेट कर दिया था। वह उसके पास बैठा और धीरे से बोला, क्या इस तरह खुद को तकलीफ देना सही है? मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आप जाकर अपने काम कीजिए मिस्टर राजवंश। इदिका ने उसे धीरे से जवाब दिया। आकर्ष इदिका की आंखों की तरफ देख रहा था। ये नहीं था कि वह पहले उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं था, लेकिन आज उसे इदिका और भी अच्छी लग रही थी। उसे इदिका की सबसे अच्छी क्वालिटी यही लगती थी कि लोग उसे कितना भी गिराने की कोशिश करें, वह उतनी ही मजबूती से खड़ी होती थी। दुबली तली सी लेकिन एक स्ट्रांग लड़की, जो दुनिया की भीड़ में अकेली सबसे लड़ना जानती थी। आकर्ष ने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, अच्छा मिस सिंघानिया, तुम्हें क्या लगता है आशीष और माहिर के बीच में कौन सा राज हो सकता है? मुझे जानने की जल्दी नहीं है मिस्टर राजवंश। आज नहीं तो कल माहिर मुझे खुद बताएगा। इदिका ने इतने दुख में भी हल्का मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, और क्या सोचा है तुमने? आयशा सिंघानिया के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आकर्ष ने आगे पूछा। वह कैसे भी करके इदिका से बात करना चाहता था। आप आयशा को जानते नहीं हो, सिर्फ माहिर ही उसका मोहरा नहीं है, और भी लोग हैं। उसके ये गलत डिसीजन उसके फ्यूचर को पूरी तरह खत्म कर देंगे। इदिका ने जवाब दिया। और वो कैसे? आकर्ष ने भौहें उठाकर पूछा। आप बस देखते जाइए, अगले 15 दिन में आयशा का पूरी तरह पर्दाफाश हो जाएगा। इदिका ने मुस्कुरा कर कहा। वह काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी। तब तो 15 दिन बाद मुझे गुड न्यूज का इंतजार रहेगा मिस सिंघानिया। आकर्ष ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा। बात करते हुए वो इदिका के पास आकर बैठ गया था। उसके बाद उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस काफी देर तक वहां बैठे रहे। ऐसा नहीं था कि इदिका की जिंदगी में पहले मुसीबतें नहीं आई थी, पर उसने हमेशा खुद को अकेला पाया था। पर आज उसके साथ आकर्ष था। आकर्ष राजवंश की जो पोजीशन थी, उसकी जिंदगी का हर एक सेकंड कीमती था, पर आज वह अपने काम और टाइम की परवाह छोड़कर बस इदिका के साथ चुपचाप बिना किसी फायदे के बैठा था। वही इस बीच कियारा के सोने के बाद मिस्टर और मिसेस मित्तल घूमने के लिए बाहर की तरफ आए। शाम होने की वजह से हल्का अंधेरा हो चुका था। वो दोनों एंट्रेंस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा सीढ़ियों पर आकर्ष और इदिका बैठे हुए थे। इदिका सामने की तरफ देख रही थी तो वहीं आकर्ष की निगाहें इदिका पर थी। इदिका को देखते ही अचानक ना जाने क्यों मिस्टर मित्तल ने हल्की तेज आवाज में कहा, मैडम मर्चेंट। उनकी आवाज सुनकर इदिका ने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा। उसने हिचकिचाते हुए गौतम मित्तल से कहा, अंकल आपने अभी अभी मुझे कुछ कहा? गौतम इदिका की बात का जवाब देते उससे पहले नैना ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। वह इदिका की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, आजकल कियारा के साथ रहते हुए ये बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लगा है। तुम्हें भी परेशान कर रहा है, तुम इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। इदिका इस बारे में आगे कुछ पूछ ना ले, ये सोचकर नैना ने जल्दी से उससे पूछा, तुम यहाँ इस वक्त सीढ़ियों पर बैठकर क्या कर रही हो? मिस्टर सिंघानिया को चोट लगी थी तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी, बस अब जाने का सोच ही रही थी। इदिका ने जवाब दिया। हाँ चली जाओ और जाकर आराम करो, काफी थकी हुई लग रही हो और शाम का वक्त भी हो गया है, नैना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। इदिका ने उनकी बात पर हामी भरी और उठकर वहां से जाने लगी। उसके पीछे पीछे आकर्ष भी जा रहा था। कुछ ही देर में आकर्ष और इदिका राजवंश विला में पहुंचे। वहां आते ही वह दोनों सीधे वसुधा के विला में चले गए थे। उन्होंने देखा वसुधा लिविंग रूम में थी और अब तक सोई नहीं थी। वह उनके आने का इंतजार कर रही थी। उनकी नई केयरगिवर मिस निवेदिता उनके पास थी। वसुधा आकर्ष और इदिका को देखकर शांत हो गई थी। यह देखकर निवेदिता को भी अच्छा लगा। निवेदिता ने प्यार से वसुधा से कहा, मिस्टर राजवंश और मिस सिंघानिया आ गए हैं मिसेज राजवंश। अब तो आपको सुकून मिल गया होगा। आप प्लीज जाकर आप अपने कमरे में आराम कीजिए, रात काफी हो गई है। निवेदिता के कहते ही वसुधा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और उठकर उनके पास जाने लगी। आकर्ष जल्दी से उनके पास आया और उन्हें संभालते हुए बोला, दादी प्लीज बी केयरफुल। आकर्ष को वसुधा की बहुत फिक्र थी। अचानक वसुधा ने उसका हाथ झटका और इदिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरी बहू आ गई। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। आकर्ष अपने हाथ की तरफ अजीब नजरों से देख रहा था, जिसे कुछ पल पहले वसुधा ने ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वह वहां पर हो ही ना। यह सब देखकर निवेदिता भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मिस सिंघानिया अच्छा हुआ आप आ गई, क्योंकि दादी आपको बहुत याद कर रही थी। अगर लोग सच ना जानते हो तो वह पक्का आपको उनकी बहू ही समझेंगे। मिस्टर राजवंश के बाद अगर इन्होंने इतनी अटेंशन किसी को दी है तो वह आप है। आपसे तो वह मिस्टर राजवंश से भी ज्यादा प्यार करती है, निवेदिता ने सिर हिलाकर कहा। आकर्ष इन सब में अजीब नजरों से वसुधा की तरफ घूर कर देखा। उसके बाद वह इदिका को देख रहा था। कहीं ना कहीं उसे इदिका से जलन हो रही थी, क्योंकि उसने वसुधा की जिंदगी में उसकी जगह जो ले ली थी। वहीं दूसरी तरफ गौतम और नैना वापस कमरे में आ गए थे। गौतम ने इदिका के सामने उसे मैडम मर्चेंट कहकर बुलाया, इस वजह से नैना उससे नाराज थी। कमरे में आते ही नैना ने गौतम से सख्त शब्दों में कहा, वो क्या था? आपने इदिका को लेडी मर्चेंट कहकर बुलाया। उसे शक हो जाता तो फिर मैं क्या करूं? जब भी वो मेरे सामने आती है तो मुझे लेडी मर्चेंट की याद आ जाती है। मैं तो इस बात को लेकर श्योर भी नहीं हूं कि वो दोनों एक जैसी लगती है क्या। बस मुझे अब फोटो के आने का इंतजार है, गौतम ने सफाई देते हुए कहा। हाँ तो जब 5 दिन बाद में फोटो बनकर आ जाए उसके बाद में जाकर इदिका को दिखा दीजिएगा। मैंने उसके बारे में पता किया था, वो राधिका मर्चेंट की बेटी नहीं है। फिर आप क्यों बेवजह इस मामले को इतना खींच रहे हैं? नैना ने नाराजगी जताते हुए कहा। जब फोटो आ जाएगी तब तुम्हें यकीन हो जाएगा और मैं इदिका को भी दिखा दूंगा। कभी कभी लगता है कि वो बिल्कुल राधिका की छवि है।
नैना, ऐसा भी तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में बच्चे बदल दिए गए हो, गौतम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। अनजाने में ही सही, गौतम ने सच कह दिया था, जिसे सुनकर नैना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे भी कहीं ना कहीं डाउट था कि इथिका मालविका की बेटी नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें अभी जाकर मिसेस सिंघानिया से बात करनी चाहिए, वो हॉस्पिटल में है। चलो चलते हैं, गौतम ने कहा और उठकर नैना का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। CH 108, इथिका मेरी ही वाइफ है। हॉस्पिटल में नैना और गौतम आपस में बात कर रहे थे। नैना गौतम को डांट रही थी क्योंकि उन्होंने इथिका को मैडम मर्चेंट कहकर बुलाया था, जबकि इस मामले में अभी तक वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। बातों ही बातों में गौतम ने यह अंदाजा लगाया कि शायद इथिका के जन्म के वक्त उसे आयशा से बदल दिया गया था। वह इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर था और इस वक्त राधिका से बात करने के लिए जाने लगा। गौतम ने अपने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि नैना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, रुको गौतम, अभी हमारे पास में कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। कल को इथिका की शक्ल मैडम मर्चेंट जैसी नहीं हुई तो हम झूठ साबित हो जाएंगे। गौतम ने नैना की बात पर विचार किया। वह सही कह रही थी। गौतम ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाकर कहा, तुम ठीक कह रही हो, हमें तस्वीर बनने का इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन जिस दिन सब सामने आया उस दिन सबको पता चल जाएगा कि इथिका ही राधिका सिंघानिया की बेटी है। मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार है, ताकि उस चालबाज औरत का फरेब सबके सामने आए। नैना ने जवाब दिया। गौतम और नैना दोनों ने ही इंतजार करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ आकर्ष इथिका राजवंश विला में थे। वहां आकर्ष वसुधा के पास जाकर उससे बात करने लगा, लेकिन वसुधा ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया और वह जाकर इथिका को देखने लगी। इन सब में वसुधा की नई केयरटेकर निवेदिता को भी हंसी आने लगी। जो अटेंशन आकर्ष को वसुधा से मिलती थी वह अब इथिका को मिल रही थी। यह सब देखकर आकर्ष तिरछी निगाहों से इथिका की तरफ घूर रहा था। निवेदिता ने वसुधा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यकीन नहीं हो रहा कि इस घर में ऐसा एक दूसरा शख्स मौजूद है जिसे आप मिस्टर आकर्ष राजवंश से ज्यादा पसंद करने लगी हैं। अब तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। जब मेरी प्यारी बहू मेरे पास है तो मैं किसी और को पसंद क्यों करूंगी, वसुधा ने सिर हिलाकर कहा। आकर्ष ने गहरी सांस ली और वसुधा से कहा, यह गलत बात है दादी, आप अपनी बहू के आगे अपने पोते को कैसे भूल सकती हैं, जबकि इथिका मेरी ही वाइफ है। अच्छा तो तुम मानते हो कि ये तुम्हारी वाइफ है और मुझे तुम दोनों को एक जितनी अटेंशन देनी चाहिए, वसुधा ने उसकी बात को पकड़ते हुए कहा। आकर्ष हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगा। उसका बिहेवियर बदलने लगा था। अब वह सबके सामने इथिका को अपनी पत्नी कहने से कतराता नहीं था। आकर्ष ने बात को टालने के लिए कुछ बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही वसुधा इथिका के पास जाकर हल्का हंसते हुए बोली, बहू, इस पागल को तुम्हारी आदत लगने लगी है। इसका तो ठीक है, लेकिन तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? तुम्हें भी अच्छा लगता है ना यह? आकर्ष इथिका के जवाब के इंतजार में उसकी तरफ देखने लगा। हमेशा की तरह वह अपनी नाक पर उंगली घुमा रहा था। इथिका के गाल लाल हो रहे थे। उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, दादी, बहुत देर हो गई है और इतनी देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलिए मैं आपका बेड सही कर देती हूँ। वसुधा ने हाँ में सिर हिलाया और इथिका के साथ अंदर जाने लगी। आकर्ष उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। आकर्ष ने अपने मन में कहा, मिस सिंघानिया ने इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया कि वह मुझे लाइक करती है या नहीं? आकर्ष को मायूसी होने लगी। तभी निवेदिता ने उसके पास आकर कहा, सर, आज आप यहीं पर सोने वाले हैं या फिर मैन विला में सोने के लिए जाएंगे? राजवंश विला बहुत बड़ा था। एक बड़ा सा घर और उसके आसपास और छोटे विला बनाए हुए थे। वसुधा की सेहत का ध्यान रखते हुए उनके लिए अलग विला गार्डन एरिया के आसपास बनाया हुआ था, जिसमें उनके ध्यान रखने वाले केयरटेकर, डॉक्टर और कुछ हाउस हेल्पर रहते थे। आकर्ष पहले इंडिया में नहीं रहता था। जब से वह इंडिया आया था तब से मैन विला में अपने बेडरूम में रहता था। निवेदिता के अचानक पूछने पर आकर्ष ने कहा, दादी की हालत ठीक नहीं है और ऐसे में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। आज रात के लिए मैं इस विला के अपने कमरे में रहूंगा। वसुधा के विला में भी आकर्ष के लिए एक अलग से कमरा बनाया हुआ था। ठीक है, निवेदिता ने जवाब दिया। आकर्ष बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। तभी निवेदिता ने पीछे से कहा, आपके रूम के जस्ट पास वाला कमरा मिस सिंघानिया के लिए तैयार करवाया है मैंने। आकर्ष उसकी तरफ पलटा और भौहें चढ़ाकर बोला, दादी की बातें थोड़ी कम सुना कीजिए मिस निवेदिता। आकर्ष को समझते देर नहीं लगी कि जरूर वसुधा ने ही यह सब प्लान किया होगा। वहीं इथिका वसुधा को सुलाने के बाद अपने कमरे में आ गई। उसे नहीं पता था कि पास वाला कमरा आकर्ष का है। आज के दिन काफी कुछ हुआ था, इस वजह से इथिका थक गई थी। वह कमरे में आई और आते ही सो गई थी। अगली सुबह इथिका की आंख खुली तो वह फ्रेश होकर वसुधा के कमरे में गई। वसुधा अब तक उठी नहीं थी। जैसे ही इथिका उनके बेड के पास पहुंची, अचानक वसुधा ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम यहाँ वापस आ गई। तुम्हें नहीं पता हम तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वापस आ गई से आपका मतलब क्या है दादी? इथिका ने हल्के चौंकते हुए पूछा।
वसुधा ने उठकर जल्दी से इधिका का हाथ पकड़ा और बोली, हाँ तुम चली गई थी ना। जब तुम और वह लंबा सा लड़का शादी कर रहे थे तब तुम अचानक गायब हो गई थी। मैंने पूरे 1 महीने तक तुम्हें ढूंढा था पर तुम नहीं मिली। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। इधिका समझ गई थी कि वसुधा को अपनी बीमारी की वजह से पुरानी बातें याद आ रही है और वह पुरानी जिंदगी जी रही है। वसुधा की बातों से साफ था कि उसे आकर्ष और इधिका की शादी से जुड़ा हुआ कुछ याद आया है। इधिका जल्दी से वसुधा के पास बैठी और उनका हाथ सहलाते हुए कहा, दादी क्या आपको याद है कि मेरी और मिस्टर राजवंश की शादी कैसे हुई थी? हम दोनों को वह मैरिज सर्टिफिकेट कैसे मिला? इधिका इस बार ज्यादा उम्मीद लगाकर नहीं बैठी हुई थी, क्योंकि अक्सर वसुधा बातें बताती तो थी लेकिन जब डिटेलिंग बताने की बारी आती तो वह भूल जाती। तभी अचानक वसुधा ने कहा, हाँ बिल्कुल मुझे सब याद है। वसुधा को सब याद होने का सुनकर इधिका ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर चमक थी। इधिका अब और देर नहीं करना चाहती थी। उसने तुरंत काफी आराम से पूछा, तो दादी मुझे बताइए ना कि हम दोनों की शादी कैसे हुई थी। मुझे अच्छे से याद है। उस दिन तुमने रेड कलर का सुंदर सा स्वेटर पहना हुआ था। वसुधा मुस्कुराकर बोली। लाल कलर का स्वेटर? इधिका ने मन ही मन कहा, हाँ मेरे पास एक रेड स्वेटर था जो मैंने न्यू ईयर पर लिया था। मैरिज सर्टिफिकेट पर मेरी जो फोटो लगी है उसमें मैंने वही स्वेटर लगा है। इसका मतलब दादी को सच में सब याद आ रहा है। इधिका अपने ख्यालों में खोई थी। वसुधा की आवाज सुनकर उसका ध्यान टूटा। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, उस पागल लड़के ने उस दिन काले रंग का सूट पहना हुआ था। तुम दोनों साथ में ही तो अपनी मैरिज रजिस्टर कराने गए थे। इधिका के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसे याद क्यों नहीं आ रहा था कि वह आकर्ष के साथ अपनी शादी रजिस्टर कराने गई हुई थी, जबकि उसे तो वसुधा की तरह कोई भूलने की बीमारी भी नहीं थी। उसकी याददाश्त तो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। इधिका ने जल्दी से आगे पूछा, मैं और मिस्टर राजवंश कैसे मिले थे? तुम दोनों को मैंने ही तो मिलवाया था, वसुधा ने जवाब दिया। आपने हम दोनों को कैसे मिलवाया था? इधिका ने आगे पूछा, लेकिन इस बार वह थोड़ा एग्रेसिव हो गई थी। इधिका के तेज आवाज में बात करने की वजह से वसुधा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उन्होंने अपने सिर पर हाथ लगाया और आंख बंद की, मानो उनके सिर में दर्द हो रहा हो। वसुधा ने आंखें खोली और फिर इधिका से कहा, बहू तुम इतनी सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इधिका समझ गई थी कि वसुधा एक बार फिर से सब कुछ भूल चुकी है। हालांकि वसुधा ने उसे पूरी बात ना बताई हो, पर थोड़ा बहुत ही काफी था। इधिका ने अपने मन में कहा, दादी हमेशा इंपॉर्टेंट मोमेंट पर ही सब कुछ क्यों भूल जाती है? हम दोनों की शादी इन्हीं ने अरेंज करवाई थी, पर हम दोनों मिले कैसे थे? यह मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? बहू तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वसुधा ने दोबारा पूछा। इधिका ने शांत लहजे में जवाब देते हुए कहा, दादी मैं आपको बुलाने के लिए आई हुई थी। ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, चलिए बाहर चलते हैं, इधिका ने बहाना बनाते हुए कहा। उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब तक दवाई नहीं बन जाती थी तब तक वसुधा की याददाश्त पूरी तरह नहीं लौटने वाली थी। वसुधा ने उसकी बात पर हामी भरी और तैयार होने के लिए अंदर कमरे में चली गई। उनके आने तक इधिका ने उनका इंतजार किया। फिर वह वसुधा के साथ डाइनिंग एरिया में पहुंची। आज का नाश्ता काफी लेविश था और काफी सारा शानदार खाना टेबल पर सजा हुआ था। आकर्ष का इंतजार करते हुए वसुधा और इधिका बातें कर रही थी। वसुधा बैठी हुई थी जबकि इधिका उनके पास खड़ी थी। वसुधा ने इधिका से कहा, बहू तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति कितना लंबा होगा? उनकी बात सुनकर इधिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह कुछ कहती उससे पहले वसुधा ने अपना हाथ खोला और बोली, मुझसे तो वह पूरा 1 हाथ लंबा होगा या 1 हाथ से भी ज्यादा। हाँ दादी उनकी हाइट काफी अच्छी है, इधिका ने हल्का हंसते हुए कहा। हालांकि इधिका की खुद की हाइट कम नहीं थी, लेकिन जब भी वह आकर्ष के पास खड़ी होती तो उसे अपनी हाइट कम लगने लगती थी। जैसे ही वह दोनों बात कर रहे थे, आकर्ष तैयार होकर बाहर पहुंचा। आते ही वसुधा ने तुरंत उससे पूछा, अच्छा मुझे बताओ शैतान लड़के, तुम्हारी हाइट कितनी है? आकर्ष को कुछ समझ नहीं आया। उसने हैरानी से इधिका की तरफ देखा। क्या हुआ? आकर्ष ने इधिका से धीरे से पूछा। बस हम जानना चाहते हैं कि आप मुझसे कितने लंबे हो, इधिका बेपरवाही से जवाब दिया। तुम खुद ही पास आकर क्यों नहीं देख लेती? आकर्ष ने सिर हिलाकर कहा। इधिका को यह सब कुछ काफी नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे ही वह आकर्ष के थोड़ा पास गई, आकर्ष ने खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। इधिका की हाइट आकर्ष के चेस्ट तक पहुंच रही थी। अचानक आकर्ष के करीब जाने पर इधिका का दिल वहीं ठहर गई थी। जब उसने आकर्ष के तेज दिल की धड़कनें सुनी तो ऐसा लगा कि उसका दिल भी उतना ही बेकाबू हो रहा है। वह और आकर्ष एक दूसरे के बिल्कुल चिपके हुए थे। इधिका के गाल लाल होने लगे थे। उसने नजर उठाकर आकर्ष की तरफ देखा तो आकर्ष ने धीरे से कहा, अब ठीक है क्या? इधिका ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तुम्हें पता चल गया ना कि मेरी हाइट तुमसे कितनी ज्यादा है? आकर्ष ने इधिका की आंखों में देखते हुए कहा। इधिका कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखने लगी। शायद आकर्ष ने उसे गलत समझ लिया था। उसने आकर्ष को खुद से दूर किया और हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं
मैं तो बस आपसे आपकी हाइट। मैंने आपकी हाइट पूछी थी मिस्टर राजवंश। इदिका की नजरें नीचे हो गई थी, तो वही गलत समझने की वजह से आकर्ष एम्बेरस हो गया था। आकर्ष और इदिका इधर उधर देखने लगे। तभी वसुधा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे यह तरीका ज्यादा अच्छा लगा। इससे अच्छे से पता चल जाता है कि मेरी बहू इस शैतान लड़के से कितनी छोटी है। वैसे कभी फुर्सत से एक दूसरे के और करीब आओ तो शायद जल्दी मुझे मेरा परपोता भी मिल सकता है। वसुधा की बातों से इदिका की नजरें नीची हो गई थी। हालांकि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। आकर्ष की नजर उसकी मुस्कुराहट पर गई तो उसके चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। आकर्ष वहां ब्रेकफास्ट टेबल पर उनके साथ बैठने को हुआ। तभी उनके कानों में एक आवाज गूंजी, मुझे पता चला कि तुम भी यहीं पर हो। तभी हम सब ने यहाँ साथ ब्रेकफास्ट करने का सोचा। आकर्ष ने सामने की तरफ देखा तो उर्वशी, जो नक्श की मॉम थी, वह मुस्कुराते हुए अंदर आ रही थी। उसके पीछे पूरी फैमिली थी। आकर्ष के डैड मिस्टर प्रशांत राजवंश, नक्श के डैड नकुल राजवंश और उनके साथ आयशा। डाइनिंग टेबल काफी बड़ी थी, इस वजह से सब अपनी अपनी जगह लेने लगे। प्रशांत अपनी माँ के ठीक सामने वाली चेयर पर जाकर बैठे। उसके पास में जाकर नकुल और तो फिर उसके आगे नक्श बैठ गया था। इदिका वसुधा के पास थी। उर्वशी ने जानबूझकर वहां एक एक्स्ट्रा चेयर लगाते हुए इदिका से मुस्कुराते हुए कहा, मिस सिंघानिया, अपनी चेयर को थोड़ा साइड कर लीजिए और मेरे लिए भी जगह बना दीजिए। इदिका उसे रोक पाती उससे पहले उसने जबरदस्ती वसुधा के ठीक पास वाली कुर्सी पर खुद को सेटल किया और वसुधा का हाथ पकड़कर वहां बैठ गई थी। वसुधा का हाथ पकड़कर उर्वशी ने मुस्कुराकर कहा, दादी, आज मैं आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर आई हूँ। अच्छी खबर का नाम सुनकर इदिका का ध्यान सीधा आयशा के पेट की तरफ गया। तो क्या उर्वशी आज आयशा की प्रेगनेंसी न्यूज सुनाने के लिए वहां आई थी? बोलो, क्या अच्छी खबर है? वसुधा ने बेरुखी से कहा। उर्वशी ने मुस्कुराते हुए आयशा को अपने पास आने का इशारा किया। आयशा जब उसके पास आई तो उर्वशी ने मुस्कुराकर कहा, आयशा ने पुलिस विभाग की मदद की है, इसके लिए उसे सम्मानित किया जाएगा, वह भी एक पब्लिक सेरेमनी में। सोचिए, राजवंश खानदान की होने वाली बहू ने इतना अच्छा काम किया तो हमारी भी तारीफ ही होगी। राजवंश फैमिली को अगर कोई छोटी सी भी अचीवमेंट मिलती थी तो वह बहुत बड़ी बात होती थी। यहाँ तो आयशा ने उनके हिसाब से एक बड़ा काम किया था। उर्वशी के कहते ही तुरंत आयशा ने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैंने तो वही किया जो एक अच्छे नागरिक का फर्ज होता है। मैं ऐसे काम करती रहती हूँ। अरे, इसे हल्के में मत लो, यह बहुत अच्छा काम है। अब देखना, मैं पीआर टीम से इसे कितना हाईलाइट करवाकर मीडिया में कई दिन तक हाइप करवाऊंगी। जब तुम्हारी और नक्श की शादी होगी तब हमें और ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी। किसी भी बिजनेस, फैमिली और कंपनी का न्यूज में रहना बहुत अच्छी बात होती है। उर्वशी ने जानबूझकर हर एक चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहा। आयशा ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया। उसने नहीं पता था कि माहिर की वजह से उसे इतनी ज्यादा इज्जत मिलने वाली है, जबकि उसने असल में कुछ किया ही नहीं था। आयशा ने उन्हें थैंक यू कहा और फिर इदिका की तरफ देखा। उसकी नजरें ऐसी थी जैसे वह इदिका को चिढ़ा रही हो। उर्वशी ने जवाब में कहा, मुझे थैंक यू मत कहो, तुम यह सब डिजर्व करती हो और ऐसे हालातों में राजवंश एम्पायर को भी पॉजिटिव लाइमलाइट की जरूरत है, जो सिर्फ तुम्हारी वजह से मिल रही है। देखना, तुम्हारी वजह से नक्श और कंपनी को बहुत फायदा होगा। उसके बाद उर्वशी ने एक नजर इदिका की तरफ देखा और फिर आकर्ष को देखते हुए कहा, और आकर्ष, तुम्हारी वाइफ की स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तुम उसे बोलो कि उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसकी अब्सेंस में आयशा सब संभाल लेगी। वैसे भी वह एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पुलिस उसे सम्मानित करने वाली है, मीडिया और पब्लिक के बीच उसकी इमेज अच्छी है, तो राजवंश फैमिली को एक ऐसी ही बहू चाहिए। उर्वशी जानबूझकर आयशा की इतनी तारीफ कर रही थी और सबको यहाँ लेकर आई थी, तो मामला आम नहीं हो सकता था। बस आकर्ष इंतजार कर रहा था तो उर्वशी का मुंह खुलने का। उर्वशी ने अचानक आयशा की उपलब्धियों को सबके सामने क्यों उजागर किया? उर्वशी आयशा के बारे में इतनी मीडिया हाइप क्यों बना रही है और वह इससे क्या हासिल करना चाहती है? आयशा ने इदिका को उस चिढ़ाने वाली नजर से क्यों देखा? उसके मन में क्या चल रहा है?